अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज कर रहे थे शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज बेटा जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज़ 9th शॉर्ट क्वेश्चन 2.9। तो बेटे अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है इसे देखते हैं। इज़ इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी इनटू स्केलर क्वांटिटी? एक्सप्लेन। बेटा क्वेश्चन क्या है कि क्या हम वेक्टर को स्केलर में ऐड कर सकते हैं? इसको एक्सप्लेन करें, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसको आप एक्सप्लेन करें। तो बेटे सबसे पहले हमें यह देखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर यस में आएगा या नो में। जो भी आएगा यस या नो उसके आगे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट। तो बेटे देखें ये इसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह मैं कहूँ कि मेरे पास 3 चेयर्स हैं और 2 आपके पास मार्कर्स हैं, टोटल कितने हुए? तो बेटे आप ऐड नहीं कर सकते, चेयर और क्वांटिटी है, मार्कर और क्वांटिटी। बिल्कुल इसी तरह वेक्टर्स और स्केलर ऐड नहीं हो सकते। तो पहला पार्ट तो पता चल गया कि हमें नो करनी है, तो हम क्या कहेंगे? नो, वी कांट ऐड वेक्टर इनटू स्केलर। तो बेटे आंसर क्या होगा? नो, वी कांट ऐड वेक्टर क्वांटिटी इनटू अ स्केलर क्वांटिटी। रीजन क्या होगी? रीजन बेटा वही होगी कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स आर 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर बेटा 2 अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। वेक्टर्स आर यूजुअली एडेड बाय हेड टू टेल रूल, व्हाइल स्केलर्स आर एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल, सिंपल अलजबरा। स्केलर में 5 + 5 10 होते हैं, वेक्टर्स में ज़रूरी नहीं है कि 5 + 5 10 हो। 5 + 5 तभी 10 होंगे जब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। अगर दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हों तो 5 + 5 0 होगा, क्योंकि राइट वाला 5 अगर प्लस है तो लेफ्ट वाला क्या होगा? माइनस। 5 + 5 हो सकता है कि उसका आंसर 7 आए, एक यूं लगाए दूसरा यूं लगाओ तो इनका रिजल्टेंट 7 आ जाए। 5 + 5 1 भी हो सकता है, ये 5 है दूसरा 5 मैं यूं लगाऊं तो अब ये जो रिजल्टेंट की जगह बची है ये 1 हो सकता है। जबकि स्केलर में 5 + 5 सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? 10 ही होता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बेटे आंसर क्या बना? नो, वी कांट ऐड स्केलर क्वांटिटी इनटू वेक्टर क्वांटिटी। रीजन क्या आएगी? बिकॉज वेक्टर्स एंड स्केलर्स आर 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। वेक्टर्स आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल, व्हाइल स्केलर्स आर एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल्स। बेटा आप 2.10 शॉर्ट क्वेश्चन भी 9 के तरह ही है। कैन वी ऐड 0 टू अ नल वेक्टर? अगेन आंसर आएगा नो, वी कांट ऐड 0 टू अ नल वेक्टर। रीजन क्या आएगी? 0 तो बेटा एक स्केलर है, जबकि नल वेक्टर कौन है? वेक्टर। हालांकि दोनों 0 हैं, दोनों कुछ नहीं है, दोनों की मैग्नीट्यूड 0 है, लेकिन 0 बहरहाल किस में काउंट होता है? स्केलर्स में, और नल वेक्टर किस में काउंट होता है? वेक्टर्स में। तो हम कहेंगे नो, वी कांट ऐड 0 टू अ नल वेक्टर। रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज स्केलर्स एंड वेक्टर्स आर 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। 0 is a scalar, null vector is a vector. Scalars are added by simple arithmetic rule, while vectors are added by head to tail rule. अब बेटा हम आते हैं 2.11 जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। 2 वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी 0? बेटा 2 वेक्टर्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, क्या उनका सम 0 हो सकता है? नो, सम तभी 0 हो सकता है दोनों इक्वल हों बट ऑपोजिट हों। ये 4 है तो ये -4 हो, तब सम 0 हो सकता है। तो हम लिखेंगे नो। नो करके पूरा क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट पेश करेंगे। नो, इफ 2 वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड देन देयर सम कांट बी 0। रीजन में क्या लिखेंगे? देयर सम विल बी 0 इफ एंड ओनली इफ बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर ये a है तो ये -a होगा। अब सम करें a + -a तो क्या आएगा बेटा? 0। तो ये इसका बेटा आंसर है। अच्छा बेटे अब देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2.13, वो ये कह रहा है कि 2 वेक्टर्स हैं उनकी इक्वल मैग्नीट्यूड है, उनको हम अगर ऐड करें तो किस तरह उनकी ओरिएंटेशन उन दोनों ऐड होने वाले वेक्टर्स की कि उनका रिजल्टेंट भी उतना ही है जितना a और b है। इट मीन दैट वो ये कहना चाह रहे हैं कि वेक्टर्स हैं 2, एक की मैग्नीट्यूड है 6, दूसरे की भी है 6। हम कैसे ऐड करें कि 6 + 6 = क्या है? 6। यानी वो क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट में कि 2 वेक्टर्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड बेटा क्या है? सेम। उनको कैसे ऐड करें कि जो रिजल्टेंट आए वो भी उतनी मैग्नीट्यूड हो जितनी इंडिविजुअली इन दोनों वेक्टर्स की। तो बेटा देखें आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। वो कब पॉसिबल होता है? जब उस ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हो। मीन तीनों एंगल इक्वल कब होंगे? टोटल ट्राइंगल का एंगल होता है 180, तीनों कितने होंगे? 60 60 60।
इसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बेटे अगर वो वेक्टर इस तरह ऐड करें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो बेस है वो क्या हो, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर जो 60 डिग्री पे प्लॉट की वो कौन हो, वेक्टर बी, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम आप देख सकते हैं ए और बी की। अब जो रिजल्टेंट आया जिसका कलर ही मैंने चेंज कर दिए, रेड कलर कर दिए, तो वो भी अगर आप देखें तो ये एक क्लोज ट्रायंगल नहीं बना रहे, वैसे ट्रायंगल बना रहे हैं। तो बेटे ये जो एक ट्रायंगल बना रहे हैं इसके अंदर ए और बी वेक्टर की लेंथ और जो उनका रिजल्टेंट है वो उतनी आई है जितनी ए और किसकी है, बी की। तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड बेटे उतनी है जितनी किस वेक्टर की, या ए की या किसकी है, बी की। तीनों की मैग्नीट्यूड में तीनों की जो लेंथ है वो बच्चे क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि अगर वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए तो देख सकते हैं वेक्टर ए और बी उनका जो आपस में एंगल है वो 60 डिग्री नज़र आ रहा है, लेकिन इनफैक्ट 60 नहीं है। अगर आप इन दोनों की टेल को जोड़ें, उसको आगे वेक्टर ए को आगे एक्सटेंड करें तो अब उनका जो एंगल है वो कितना बनता है, 120 डिग्री, क्योंकि टोटल सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है, 180। 60 तो ट्रायंगल के अंदर आ गया, जो बाकी बच्चा है वो कितना है, 120। तो हम कह सकते हैं कि अगर वेक्टर ए और बी आपस में कितना एंगल बनाए, 120 डिग्री, क्योंकि एंगल की डेफिनेशन ये है कि वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है पॉजिटिव से और किधर जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यूं कहूँगा, इफ़ बोथ द एडेड वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड are at 120 degree with each other, then they will have a resultant which will have the same magnitude as that of added vectors a and b। तो बेटे अगर दोनों वेक्टर 120 डिग्री बनाएं तो फिर उनका रिजल्टेंट उतना ही होगा जितने वो दोनों खुद हैं, यानी फिर 6 + 6 इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। अच्छा बेटा नेक्स्ट चार्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि कुछ वेक्टर्स हैं उनको हमने हेड टू टेल रूल से ऐड किया है और वो क्लोज पॉलीगॉन बना रहे हैं, उनका सम क्या होगा। तो बेटे ये हमने बार बार देखा है, इवन हेड टू टेल रूल में भी देखा था कि इफ एडेड वेक्टर फॉर्म अ क्लोज डायग्राम वेदर इट इज अ क्लोज ट्रायंगल, शॉर्ट क्वेश्चन 2.2, और दे फॉर्म अ क्लोज पॉलीगॉन, 5 साइडें होंगी तो पेंटागन, 6 होंगी तो हेक्सागन। अगर वो क्लोज डायग्राम बना रहे हैं a + b + c + d + c और कोई एक वेक्टर भी नहीं है जिसका हेड से हेड हो और टेल से टेल हो, तो फिर उनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0। तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, इफ ऑल द एडेड वेक्टर फॉर्म अ क्लोज पॉलीगॉन देन देयर रिजल्टेंट विल बी 0। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज बाय हेड टू टेल रूल इफ दे आर अरेंज इन अ क्लोज डायग्राम देन देयर इज नो स्पेस फॉर द रिजल्टेंट वेक्टर एंड रिजल्टेंट विल बी 0। और हम नीचे देख सकते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग r = a + b + c + d + e = 0। बेटा नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन है, वो कहता है नेम द 3 डिफरेंट कंडीशन विच कुड मेक a1 क्रॉस a2 = 0। मीन वो ये कह रहे हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, कब कब ये हो सकते हैं। तो बेटा हमने क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा है, तो हम लिखेंगे द 3 डिफरेंट कंडीशंस आर, या तो दोनों वेक्टर पैरेलल हों तभी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, या दोनों एंटी पैरेलल हों तब भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, या दोनों इक्वल हों सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट तब भी क्या होता है, रीजन क्या है बेटे, जब दोनों पैरेलल होंगे तो एंगल 0 होगा, साइन 0 0 होता है। जब दोनों एंटी पैरेलल होंगे तो साइन 180 भी क्या होता है, 0। जब दोनों इक्वल होंगे तो अगेन साइन 0 क्या होगा, 0। आप देख सकते हैं तीनों कंडीशन, द 3 डिफरेंट कंडीशन विच कुड मेक a1 क्रॉस a2 = 0। एडिंग दूंगा मैं, नंबर 1 इफ बोथ आर पैरेलल वेक्टर, तो a1 क्रॉस a2 क्या आएगा, a1 a2 साइन 0 × n कैप, साइन 0 = 0, सो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह दूसरी कंडीशन है बोथ आर एंटी पैरेलल, अगर एंटी पैरेलल है तो a1 क्रॉस a2 आएगा a1 a2 साइन 180, साइन 180 फिर क्या है, 0। इसी तरह जब इक्वल है सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट a1 क्रॉस a2 को मैं लिख सकता हूँ a क्रॉस a, तो क्या आएगा a × साइन 0 × n कैप, साइन 0 इज अगेन 0, सो एवरीथिंग विल बी 0। तो बेटा वो 3 डिफरेंट कंडीशन जो कि a1 क्रॉस a2 के 0 कर सकती हैं वो ये हैं कि या तो a1 और a2 दोनों पैरेलल हों, या a1 और a2 दोनों एंटी पैरेलल हों, या a1 और a2 दोनों क्या हों, इक्वल वेक्टर्स हों। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन था 2.18। बेटा इसी तरह एक क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू इट्स ओन वेट। क्या कोई बॉडी अपने ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड अपने ही वेट की वजह से रोटेट कर सकती है, तो हम लिखेंगे नो। अब नो करके हम सारा क्वेश्चन लिखेंगे, नो अ वेक्टर कांट रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू इट्स ओन वेट। आप मुझे देख सकते हैं, मैं अपने वजन की वजह से क्या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता हूँ, नेवर। क्यों, क्योंकि मेरा वेट वहीं पे है जहाँ मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। बेटा इस बुक को देखें तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ सेंटर पे है, जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यहीं पे इसका वेट है सारा जो कंसंट्रेट कर है, तभी तो इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। यानी ये बुक है तो सेंटर में इसका वेट है।
तो बेटे अगर मैं यहाँ पे इसको सपोर्ट करूँ ये कभी भी रोटेट नहीं करेगी, ना इधर ना उधर। हालांकि इसका वेट तो है जो कि डाउनवर्ड है, लेकिन वेट वहीं पे लग रहा है जहाँ पे कौन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ये बेटा कभी भी ये बुक रोटेट नहीं कर सकती। तो बेटे आंसर क्या बना, नो करके मैं सारा क्वेश्चन लिखूंगा। नो, अ बॉडी कांट रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू इट्स ओन वेट। रीजन क्या आएगी, क्योंकि बेटे इस केस में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स में डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। क्योंकि बेटा इस केस में जो पिवट है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंट्रल पॉइंट है जी, और फोर्स जहां लग रही है उसमें डिस्टेंस को कहते हैं मोमेंट आर्म। फोर्स वहीं पे लग रही है जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसका मतलब पहले आर ये था तो मैंने आर को शिफ्ट किया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ले आया हूं। अब आर क्या हो चुका है, जीरो। अगर आर जीरो हो गया है तो फिर टार्क तो होते ही क्या है, टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर जीरो है, मोमेंट आर्म जीरो है, तो टार्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। टार्क जीरो आने का मतलब है कि कोई रोटेशन नहीं होगी उसकी वेट की वजह से। यहाँ पे फोर्स इसका बुक का अपना वेट है और मोमेंट आर्म क्योंकि जीरो है, लिहाजा वो अपने मोमेंट आर्म जीरो होने की वजह से अपने ही पिवट के राउंड, अपने ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के राउंड बेटा रोटेट नहीं कर सकती। तो रीजन मैंने क्या लिखा रीजन में, सिंस इन दिस केस फोर्स जो है वो बेटा कहाँ पे है, एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और पिवट कहाँ पे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दोनों एक जगह पे हैं। इन दोनों में डिस्टेंस को मोमेंट आर्म कहते हैं और मोमेंट आर्म क्या हो चुका है, जीरो। लिहाजा आपकी जो बॉडी है वो रोटेट नहीं करेगी क्योंकि टार्क क्या होगा, जीरो। तो ये बेटा आपका लास्ट शार्ट क्वेश्चन था। बेटा आपने देखा होगा मैंने इस एक्सरसाइज में 3-4 शार्ट क्वेश्चन ज़रूर स्किप किए हैं, वो बेटा आपको मैंने एज असाइनमेंट दिए हैं कि यहाँ पे 21 शार्ट क्वेश्चन है। मैंने मेजॉरिटी जो शार्ट क्वेश्चन थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे उनको कराने की कोशिश की है। होपफुली बेटा आपको मेरा ये लेक्चर समझ आएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से बेटा कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।